नमस्कार, मैं हूं गुलबश और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलती है उत्तराखंड की हर अहम खबर। देश दुनिया की बड़ी खबरों का भी मिलता है अपडेट। सबसे पहले सबसे अहम खबर, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए कानून पर सवाल उठा रहे विपक्षी नेताओं पर पलटवार किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने सीएए को लेकर खुलकर बात की। शाह ने साफ कहा कि ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये कानून नागरिकता देने वाला है, ना कि छीनने वाला। शाह ने कहा है जिनकी प्रताड़ना हुई है उन्हें नागरिकता का अधिकार है। अमित शाह ने यह भी ऐलान किया है कि सीएए को कभी वापस नहीं लिया जाएगा। शाह ने विपक्ष पर बरसते हुए कहा कि राहुल गांधी, केजरीवाल, ओवैसी और ममता जैसे विपक्ष के नेता देश में सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? ये कानून देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। विपक्ष इस मसले पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। ये कानून वैसे लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक थे और उन पर अत्याचार हुआ है। रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है। ये स्पेशल कानून तो इसलिए बनाया गया है जो बिना किसी वैध कागजात के बगैर देश में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं, यहाँ सीमा पार करके उनको नागरिकता दी जाए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने निर्वाचन आयोग में 2 आयुक्तों के खाली पदों पर भर्ती के लिए 2 नामों पर मुहर लगा दी है। समिति ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। दोनों रिटायर्ड आईएएस हैं। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। संधू 1988 बैच के उत्तराखंड केडर के आईएएस हैं। 2021 में उन्हें राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। ऐसे संधू की गिनती तेज तर्रार अफसरों में होती है, जबकि ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। वो केंद्रीय गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के उस वक्त इंचार्ज थे जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से संविधान के आर्टिकल 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 72 नाम है और सूची ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि उत्तराखंड की गढ़वाल और हरिद्वार सीट से दोनों मौजूदा सांसदों रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत का टिकट पार्टी ने काट दिया है। ये दोनों ही सांसद प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी ने इस बार गढ़वाल से अनिल बलूनी को और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में उत्तराखंड के 3 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। उस लिस्ट में टिहरी गढ़वाल सीट से माला राज्यलक्ष्मी शाह, नैनीताल सीट से अजय भट्ट और अल्मोड़ा सीट से अजय टमटा का नाम फाइनल हुआ है। और अब बाकी 2 सीटों का सस्पेंस भी खत्म हो गया है। गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी और हरिद्वार सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के लिए ताल ठोकेंगे। हरिद्वार से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी से दावा कर रहे हैं कि हरिद्वार लोकसभा सीट से उनकी जीत पक्की है, क्योंकि देश और प्रदेश में मोदी की गारंटी चल रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक वो हरिद्वार से पहले इससे भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने वाले हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से हैं। वो उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं। ये मुद्दे तो विकास है। हम सरकार में रहे हैं और पिछले 10 साल से हम केंद्र में हैं और 7 साल, 8 साल, 7.5 साल से हम राज्य में सरकार चला रहे हैं। तमाम विकास के कार्य हैं। इस बीच में कुंभ हमने संपन्न कराया। कोरोना जैसी महामारी में हम जनता के साथ खड़े हुए। दूसरी बात, हमने सड़कों का जो डेवलपमेंट किया है, रोड्स का जो डेवलपमेंट किया है, कुंभ के दौरान जो विकास के काम किया है, हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाया है, डिग्री कॉलेज बनाए हैं, अन्य बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, हर्रावाला में कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, तमाम तरह के सीपेट बनाया है यहाँ पर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई है। तो तमाम उन जो विकास के कार्य हमने किए
उन विकास कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। लोकसभा का टिकट कटने के बाद रमेश पोखरियाल निशंक को जल्द ही मिल सकती है बीजेपी में नई जिम्मेदारी। माना जा रहा है कि निशंक को संगठन में बड़ा पद देने पर पार्टी विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रमेश पोखरियाल निशंक को जल्द ही उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। निशंक सीएम रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री और सांसद रह चुके हैं, उनका मैनेजमेंट भी मजबूत माना जाता है। बीजेपी के तेज तर्रार नेताओं में निशंक की गिनती होती है। ऐसे में अगर निशंक को उत्तराखंड में संगठन का मुखिया बनाया जाता है तो बीजेपी को प्रदेश में और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। याद दिला दें कि उत्तराखंड में बीजेपी की कमान महेंद्र भट्ट संभाल रहे थे, लेकिन राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद पार्टी अब प्रदेश में किसी मजबूत चेहरे की तलाश में है। उत्तराखंड में 30 लाख लाभार्थियों के वोट को बोनस वोट में तब्दील करने की मुहिम में तेजी से जुट गई है बीजेपी। केंद्र की मोदी और राज्य की धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं के तहत प्रदेश में 30 लाख लोगों को फायदा पहुंच रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन सभी लाभार्थियों के वोट से लोकसभा चुनाव में कैसे बम्पर जीत हासिल की जाए, इसके लिए बीजेपी ने अभी से रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, उत्तराखंड राज्य में लाभार्थी संपर्क कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चला रही है। हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं और राज्य की योजनाएं हैं, उत्तराखंड राज्य में फलीभूत हो रही हैं और राज्य के लोग उसका लाभ ले रहे हैं। जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे प्रांत की सरकार के हों चाहे केंद्र की सरकार के हों, उसके जो लाभार्थी हैं उन सब का ही मन है कि जिस पार्टी और जिस सरकार से उनको लाभ मिल रहा है उसको दोबारा स्थापित किया जाए। इसलिए हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जो लाभार्थी हैं राज्य के, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करेंगे, आशीर्वाद देंगे। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला अभी भी अपनी जीत को लेकर दावा ठोक रहे हैं। गुनसोला ने कांग्रेस अपने खिलाफ बीजेपी की उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी शाह को चुनौती मानने से इनकार किया है। गुनसोला के समर्थक भी कह रहे हैं कि टिहरी में बीजेपी की करारी हार होगी। टिहरी से टिकट मिलने के बाद गुनसोला धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं और ऐलान कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी यहाँ नहीं चलने वाली है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही मोदी जी और मोदी जी के जो रणनीतिकार लोग हैं उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी और जल्दबाजी में इतना बड़ा नारा दे दिया जिसका कि सार्थक होना उनके लिए चुनौती है, क्योंकि वो स्वयं 10 साल से जो है सत्ता पर काबिज हैं और हर सवाल का जवाब मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को देना है। केंद्र की सरकार, राज्य सरकार को देना है, डबल इंजन की सरकार को देना है कि भाई नौजवानों को रोजगार नहीं दिए तो इसका जवाब कौन देगा, महंगाई पर कौन जवाब देगा, है ना, तमाम विकास कार्यों में कौन जवाब देगा। जवाब वही देगा जो सत्ता में बैठा है, और जो 10 साल से सत्ता में बैठा हो और वो जवाब भी न दे और एक दिन भी प्रेस के सामने ना आए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सीपीएम नेता बृंदा करात ने हल्द्वानी में महीने भर हुई हिंसा में प्रभावित बनभूलपुरा इलाके का दौरा किया। हिंसा प्रभावितों से मुलाकात की और प्रशासन के साथ धामी सरकार को घेरा। बृंदा करात ने आरोप लगाया कि बनभूलपुरा में हुई हिंसा प्रशासन की गलतियों और नाकामियों का नतीजा रहा। बृंदा करात का आरोप है कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी बृंदा करात ने लगाया है। और एक बात जो मैं पुलिस को, यहाँ प्रशासन को कहना चाहूँगी कि एक एफआईआर जिसके पास पूरा प्रूफ है कि उसका घर जहाँ फ़हीम मारा गया, उसके भाई का घर, उसके अपने घर, उसके गाड़ियों को जो पूरा जलाया गया, उसका पूरा वीडियो है, प्रूफ है, नामजद रिपोर्ट है, लेकिन आज तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। ये एक तरफा कार्रवाई मुझे लगता है। उत्तराखंड के मदरसों की तस्वीर आने वाले 1 अप्रैल से पूरी तरह बदलने वाली है। प्रदेश के मदरसों में राम नाम गूंजेगा। मदरसे मॉडर्न शक्ल लेंगे। एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो जाएगा। मदरसों का नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर होगा। और क्या क्या बदलने वाला है मदरसों में और इससे क्या होगा, ऐसे कई सवालों के साथ उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित ने। इसलिए हमने जो वक्फ बोर्ड के अधीन 117 मदरसे आते हैं, हमने कहा है कि हम इन्हें मॉडर्न मदरसे बनाएंगे और इनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे होगा। और इसलिए उनके अंदर एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम पैटर्न होगा। और मुझे लगता है कि अब मेरे बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और देश के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, इसका भाव रखेंगे। उस दिशा में हम एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि श्री राम की बात आपने कही, तो श्री राम
हमारे आदर्श हैं। हमारे बड़ों ने अपना धर्म बदला है, अपनी पूजा पद्धति बदली है, लेकिन हम अपने बड़ों को नहीं बदल सकते। इसलिए श्री राम जैसे किरदार को पढ़ाना मुझे लगता है कि ये सौभाग्य की बात है। और अगर श्री राम को देवभूमि उत्तराखंड में नहीं पढ़ाया जाएगा, भारत में नहीं पढ़ाया जाएगा, तो कहाँ उसे अरब में जाके पढ़ाएं। उत्तराखंड परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे राज्य आंदोलनकारी। सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिए जाने के बाद धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। सरकार के नए फैसले के मुताबिक उत्तराखंड परिवहन निगम के सभी श्रेणी की बसों में राज्य आंदोलनकारी मुफ्त यात्रा करेंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को वैसे तो पहले भी उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा करने का प्रावधान था, लेकिन वो प्रावधान साधारण बसों के लिए था। इसी वजह से कई बार बस स्टाफ और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के बीच विवाद हो जाता था। लेकिन अब उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी राज्य परिवहन निगम की एसी और वॉल्वो समेत सभी श्रेणियों की बसों में मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। हालांकि आंदोलनकारियों को निःशुल्क सुविधा का लाभ सिर्फ उत्तराखंड राज्य के भीतर सफर करने पर ही मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आवास पर धूमधाम से मनाया गया लोक पर्व फूल देई। सीएम धामी और उनकी पत्नी ने बच्चों के साथ घर की चौखट पर फूल और चावल बिखेर कर पारंपरिक गीत गाते हुए त्योहार की शुरुआत की। सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सभी प्रदेशवासियों को भी सीएम धामी ने लोक पर्व फूल देई की शुभकामनाएं दी। फूल देई उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय पर्व में से एक है। ये फूलों और कुदरती खूबसूरती का त्योहार है जो होली से पहले मनाया जाता है। इस त्योहार में बच्चों की खास भूमिका रहती है। बच्चे फूल तोड़कर लाते हैं और पारंपरिक पोशाकों में लोकगीत गाते हुए फूलों को हर घर की देहरी पर रखते हैं और घर को सजाते हैं। इस दिन घोघा देवी की पूजा की जाती है। खासतौर पर इस दिन फ्योली और बुरांस के फूलों को देहरी पर रखा जाता है। माना जाता है कि फूल देई पर्व घर में खुशहाली लाता है।